क्या सच में अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था या फिर उससे पहले भी किसी और ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था? तो आइए जानते हैं कि अमेरिका से पहले न्यूक्लियर बॉम्ब किसने बनाया था, क्या है इसके पीछे की सच्चाई। धरती पर 195 देश है और हर देश अपने बचाव के लिए एडवांस वेपन रखता है जिससे वह अपने एनिमी से लड़ सके। वैसे तो धरती पर 195 देश है पर इनमें से केवल 10 देशों के पास ही न्यूक्लियर बॉम्ब है। यही नहीं, हथियार बनाने की रेस में हर देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगा है, पर दुनिया में केवल 5% देश है जो इस रेस में सबसे आगे निकल सके और न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। इसमें कुछ देशों ने दूसरे देशों की मदद से तो कुछ देशों ने खुफिया तरीके से इस बॉम्ब को बनाया। यही नहीं, इसको बनाने में देशों को एक दूसरे की जासूसी करनी पड़ी, साथ ही दूसरे देशों से जानलेवा दुश्मनी धोखाधड़ी का भी इस्तेमाल करना पड़ा। न्यूक्लियर बॉम्ब को सबसे पहले अमेरिका ने बनाया, बाकी के 9 देशों को न्यूक्लियर पाने की कहानी इतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की कहानी है। दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाया ऐसा हम सभी को लगता है, लेकिन इसकी डिस्कवरी सबसे पहले हिटलर के साइंटिस्टों ने की थी। 1938 में जर्मनी के साइंटिस्टों ने न्यूक्लियर फिशन तैयार किया, यानी एटम को तोड़कर एक चैन रिएक्शन के जरिए बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालने का काम किया। इस टाइम में साइंटिस्ट की पकड़ साइंस में कम थी, पर इसकी खबर अमेरिका में बैठे आइंस्टीन को मिल गई। खबर मिलते ही आइंस्टीन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए एक लेटर लिखा कि अगर हिटलर की इस नई डिस्कवरी से बॉम्ब बना लिया तो ये इंसानों को ख़त्म कर देगा। और इसी टाइम पीरियड में अमेरिका ने एक खुफिया प्रोजेक्ट तैयार किया जिसे हम मैनहट्टन के नाम से जानते हैं। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका ने यूके और कनेडियन साइंटिस्टों को शामिल किया। इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने पानी की तरह पैसा उड़ाया गया। यहाँ अमेरिका को डर था कि कहीं हिटलर उनसे आगे ना निकल जाए। 1945 में जर्मनी ने अपने हथियार डाल दी है और इसी के साथ हिटलर भी खत्म हो गया। इसी दौरान खबर आई कि न्यू मैक्सिको में अमेरिका का पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहा है और ऐसे ही अमेरिका बना वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला देश। इसी टाइम पर अमेरिका ने जापान पर फैटमैन और लिटिल बॉय नाम के 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए जिससे जापान ने भी अपने हथियार डाल दिए। यही से सभी देशों को न्यूक्लियर की ताकत का पता चल गया और यही से शुरू हुई न्यूक्लियर रेस जिसे हर देश बनाना चाहता था, पर अमेरिका नहीं चाहता था कि इसे और भी कोई देश बनाए। पर यूएसएसआर यानी आज का रूस वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के मदद करने वाला और हिटलर को रास्ते से हटाने वाले देश में था। अब अमेरिका से उसे खतरा महसूस होने लगा। 1941 में अमेरिका और ब्रिटिश साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर पेपर्स को पब्लिक करने से मना कर दिया, जिससे यूएसएसआर को लगा कि अमेरिका उसे भी न्यूक्लियर बनाने की तकनीकी नहीं देना चाहता है। लेकिन सोवियत यूनियन ने अपने स्पाइस को मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल कर रखे थे। सोवियत यूनियन को लगा कि वह अमेरिका से न्यूक्लियर के इंफॉर्मेशन निकलवा रहा है, लेकिन अमेरिका ने उसके स्पाइस को डबल एजेंट बना दिया और सोवियत यूनियन को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचना शुरू कर दिया। 1945 के बाद जब सोवियत यूनियन को डबल एजेंट्स का शक हुआ तो उन्होंने चोरी किए गए अमेरिकी डिज़ाइंस पर भरोसा नहीं किया और अपनी रिसर्च जारी रखी। इससे हुआ ये कि अमेरिका की उम्मीदों से काफ़ी पहले 1949 में सोवियत ने कजाकिस्तान में RDS-1 टेस्ट कामयाबी से कर दिया। अब इस टेक्नोलॉजी पर अमेरिका की मोनोपोली खत्म हो चुकी थी और यहीं से इन दोनों के बीच कोल्ड वॉर का होना तय हो गया। न्यूक्लियर पाने वाला तीसरा देश यूनाइटेड किंगडम था, पर ये दोस्त देश होने पर भी अमेरिका से धोखा खा बैठा। असल में यूके ने अमेरिका से भी पहले 1940 में ट्यूबलॉरस नामी प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर हथियारों पर रिसर्च शुरू कर दी थी। इस काम में उनकी मदद जर्मन साइंटिस्ट ने की जो जर्मनी से भागकर आए थे। मगर वर्ल्ड वॉर 2 में रिसोर्सेज की कमी की वजह से यूके ने अपनी सारी रिसर्च अपने करीबी साथी अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को दे दी। ऐसे ही फ्री में नहीं बल्कि उनके बीच कोबेक नामी एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश ये टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर करेंगे। लेकिन जब अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर हथियार कामयाबी से बना लिया तो उन्होंने यूके से कोबेक एग्रीमेंट तोड़ दिया और इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया, यानी सीधा सीधा धोखा। इस धोखे ने ब्रिटेन को मजबूर किया कि वह अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करें, क्योंकि वह पहले ही काफ़ी काम कर चुके थे और दुनिया के ज़्यादातर यूरेनियम पर उनका कब्जा था। इसलिए उन्होंने ये काम बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया। 1952 में यूके ने ऑस्ट्रेलिया के करीब मॉन्टबेलो आइलैंड्स पर अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट में कामयाब रहे, जिसका नाम ऑपरेशन हरीन रखा गया। इसी दौरान जब अमेरिका ने देखा कि रशिया और यूके भी न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर चुके हैं तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ पर काम करना शुरू कर दिया जो आम एटम बम से हजारों गुना ज़्यादा खतरनाक थी, हाइड्रोजन बम। जी हाँ, आम एटम बम में एटम्स को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है जिसे फिशन कहते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम में फ्यूजन का तरीका इस्तेमाल करके एटम्स को जोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। ठीक वही प्रोसेस जो सूरज के अंदर भी होता है। 1952 में अमेरिका ने इस नए बॉम्ब का टेस्ट कर डाला। इस नए बम की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 450 टाइम्स ज़्यादा थी।
फिर क्या था? 1955 में रशिया और 1957 में यूके ने भी अपना अपना हाइड्रोजन बम फोड़कर दुनिया को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। अब आते हैं फ्रांस पर, जो न्यूक्लियर पाने वाला चौथा देश है। फ्रांस के कुछ साइंटिस्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम किया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनका इरादा बॉम्ब नहीं बल्कि न्यूक्लियर से सिर्फ बिजली बनाने का था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने फ्रांस का इरादा ही बदल डाला। सुई कैनाल, जो इजिप्ट का सबसे बड़ा एसेट है, 1956 से पहले इस पर फ्रांस और ब्रिटेन का राज था। लेकिन इजिप्ट के लीडर जमाल अब्दुल नसर ने आवाज़ उठाई और स्विस कैनाल को बंद करके उस पर कब्जा कर लिया। ये देखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मिलकर सीक्रेट प्लान बनाया और इजिप्ट पर हमला कर दिया। पर उस दौर में अमेरिका और रशिया दोनों अरब कंट्रीज को बहुत सपोर्ट करते थे और वजह थी वहां से निकलने वाला तेल। रशिया ने फ्रांस और ब्रिटेन को धमकी दी कि अगर वह पीछे ना हटे तो वह एटॉमिक बम का इस्तेमाल करेगा, जबकि अमेरिका ने फ्रांस पर इकोनॉमिक प्रेशर डालना शुरू कर दिया। मजबूरन फ्रांस को पीछे हटना पड़ा और इस शर्मिंदगी ने उनको अपना अलग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर मजबूर किया। उन्होंने अपनी कॉलोनीज जैसे नाइजर, गैबोन और मैडागास्कर से यूरेनियम हासिल करके दिन रात मेहनत की। 1960 में फ्रांस ने सहारा डेजर्ट में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और 1968 तक फ्रांस ने हाइड्रोजन बम भी बना लिया था। पांचवा देश चाइना था। 1950 में कोरियन वॉर के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब चाइनीज मिलिट्री ने अमेरिकन फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद अमेरिका से रहा नहीं गया और उन्होंने चाइना को न्यूक्लियर की धमकी दे डाली। चेयरमैन माओ समझ गए थे कि जब तक न्यूक्लियर नहीं होगा दुनिया उन्हें दबाती ही रहेगी। शुरुआत में सोवियत यूनियन चाइना का पक्का दोस्त था और उसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में चाइना की मदद की, लेकिन फिर इन दोनों में अनबन हो गई। उस वक्त रशिया के नए लीडर क्रूश्चेव की अमेरिका के लिए पॉलिसीज नरम पड़ने लगी तो चाइना के चेयरमैन माओ ने कहा कि तुम असली कम्युनिस्ट नहीं रहे। जवाब में रशिया ने अपने सारे साइंटिस्ट वापस बुला लिए और चाइना के न्यूक्लियर सपने को अधूरा छोड़ दिया, लेकिन चाइना ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और अपने पहाड़ों से यूरेनियम ढूंढ निकाला। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसका नाम प्रोजेक्ट 596 रखा। ये नाम रशिया के मुंह पर एक तमाचे से कम नहीं था, क्योंकि इसमें 1959 को जाहिर करता है और 6 जून के महीने को, यानी जून 1959 में ही रशिया ने चाइना को इस सफ़र में अकेला छोड़ा था। छठा देश इजराइल है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इजराइल वो देश है जिसने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है या नहीं, पर बड़े पैमाने पर यह समझा जाता है कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। शायद ये बात आज तक दबी रहती अगर यह आदमी ना होता। मखाए वनू 1986 में यह इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी में एक टेक्नीशियन था और इसने अखबारों के सामने भांडा फोड़ दिया। उसने वो सारी तस्वीरें और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो लीक कर दी। असल में इजराइल, जो पहले ही फ्रांस के साथ न्यूक्लियर मिशन पर काम कर चुका था, अरब्स के खतरे से वह भी अपना न्यूक्लियर बम बनाना चाहता था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी इसके खिलाफ थे। आखिरकार जब कैनेडी का असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद रास्ता एकदम साफ हो गया और 4 सालों के बाद 1967 में इजराइल ने अपना प्रोग्राम इंतहाई राजदारी से हासिल किया। 1986 में जब वनू ने ये भांडा फोड़ा तो मुसाद के जरिए एक हनी ट्रैप ऑपरेशन प्लान किया गया और उसको वापस इजराइल लाया गया। 18 साल सजा काटने के बावजूद आज भी यह शख्स कड़ी पाबंदियों में जिंदगी काट रहा है। सातवां देश था इंडिया, जिसके साइंटिस्ट ने पार्टीशन से पहले ही न्यूक्लियर पर रिसर्च शुरू कर दी थी। शुरू में इंडिया का इरादा सिर्फ बिजली पैदा करना था, लेकिन 1962 की इंडो चाइना वॉर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हिमालय के पहाड़ों में मिलने वाली हार ने इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सोचने पर मजबूर किया। फिर जब 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो यह इंडिया के लिए डू और डाई सिचुएशन बन गई। फिर इंडिया ने सिर्फ बिजली बनाने का बहाना बनाकर कनाडा और अमेरिका से रिएक्टर्स मंगाए, लेकिन पर्दे के पीछे काम कुछ और ही चलता रहा। 1974 में राजस्थान के रेगिस्तान में अचानक धमाका होता है। ये कुछ और नहीं बल्कि प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा का धमाका था। इंडिया ने कहा कि यह बॉम्ब नहीं बल्कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, पर इस पर अमेरिका और कनाडा सख्त नाराज हुए क्योंकि इंडिया ने उनकी दी हुई टेक्नोलॉजी को बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। नतीजा यह निकला कि इंडिया पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई और इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। जिन भी देशों ने न्यूक्लियर हथियार बना लिया था वो चाहते थे कि अब न्यूक्लियर के फैलाव को रोकने के लिए रूल्स बनाए जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने 1974 में बॉम्ब तो टेस्ट कर लिया था, मगर उसे हथियार की शक्ल देने में भारत को 20 साल लग गए और इस धमाके ने बॉर्डर के उस पार एक और देश को बेचैन कर दिया था, पाकिस्तान। अब बारी आती है साउथ अफ्रीका की, जिसकी कहानी सबसे अनोखी है। 1970 तक उनका न्यूक्लियर बम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर हालात बदल गए।
साउथ अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज का सख्त कानून था, यानी वाइट लोगों के लिए कानून अलग और ब्लैक्स के लिए अलग। यहाँ तक कि काले लोगों को अपने ही देश में घूमने के लिए आउटपास लेना पड़ता था। इस कानून की वजह से दुनिया भर ने उनका बॉयकॉट कर दिया। ऊपर से सोवियत यूनियन ने नमीबिया और एंगोला में अपना असर रसूख बढ़ा लिया। साउथ अफ्रीका को डर था कि कहीं रशियंस हम तक भी ना पहुंच जाएं और हमारी ब्लैक पॉपुलेशन के साथ मिलकर कब्जा ना कर लें। इस मुश्किल घड़ी में एक देश ऐसा था जिसने साउथ अफ्रीका का साथ दिया। इजराइल ने उनको वेपन्स, फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर रिसर्च शेयर की और बदले में यूरेनियम की डिमांड की। फिर 1979 में एक मशहूर वाक़या हुआ जिसे वेला इंसिडेंट कहा जाता है। अमेरिकन सैटेलाइट्स ने साउथ अफ्रीका के करीब समंदर में 2 बहुत बड़े फ्लैश रिकॉर्ड किए। माना जाता है कि यह इजराइल और साउथ अफ्रीका का एक जॉइंट न्यूक्लियर टेस्ट था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने साउथ अफ्रीका की ज़मीन इस्तेमाल की और बदले में उन्हें अपनी रिसर्च दी। लेकिन 1990 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद साउथ अफ्रीका वो पहला देश था जिसने खुद अपने न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दिए। अब बारी है पाकिस्तान की, जिसका न्यूक्लियर वेपन पाने में 9वां नंबर है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई, जब इंडिया से जंग के बाद वेस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 1974 में इंडिया के स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट ने इस जज्बे को बढ़ा दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने हॉलैंड की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते हुए यूरेनियम एनरिच करने की खुफिया जानकारी हासिल की और वो उसके ब्लूप्रिंट्स लेके पाकिस्तान आ गए। इसके अलावा चाइना ने भी पाकिस्तान की बड़ी मदद की, क्योंकि चाइना इंडिया के खिलाफ एक मजबूत पड़ोसी को बनाना चाहता था। शुरू में अमेरिका ने भी पाकिस्तान को रोकने की ज़्यादा कोशिश नहीं की, क्योंकि एक तो वह पाकिस्तान को कम समझ रहे थे और दूसरा पाकिस्तान अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ दिया था। 1998 में जब इंडिया ने 5 न्यूक्लियर धमाके किए तो उसके चंद हफ्तों बाद ही पाकिस्तान ने रास्कोह के पहाड़ों में अपने अंडरग्राउंड टेस्ट कर डाला। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दूसरे देशों जैसा कि ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को भी दी है। जब हालात काफ़ी बिगड़ गए और पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगने लगा तो 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक टीवी प्रोग्राम में सारा मलबा अपने सर ले लिया। उन्होंने बताया कि यह टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया को उन्होंने ही दी थी और इसके बाद उनको अगले कई सालों तक हाउस अरेस्ट में रखा गया। पर यहाँ सवाल पैदा होता है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मीलों दूर बैठे नॉर्थ कोरिया को ये टेक्नोलॉजी क्यों दी थी? इसका जवाब जानने के लिए हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले दुनिया के सबसे आखिरी और 10वां देश हैं, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के फाउंडर किम इल संग का मानना था कि साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे पुराने दुश्मनों को रोकने के लिए न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़रूरी है। 1950 में सोवियत यूनियन ने उनकी न्यूक्लियर से बिजली बनाने में काफ़ी मदद की, मगर बाद में नॉर्थ कोरिया ने सोवियत यूनियन और चाइना दोनों से वेपन्स बनाने की डिमांड करना शुरू कर दी, जिस पर दोनों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने चोरी छुपे अपना अलग प्रोग्राम बनाया, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। 1990 में उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर भी साइन कर दिए, लेकिन चोरी छुपे हथियार बनाने की कोशिश जारी रही। इस आखिरी कोशिश में पाकिस्तान ने भी उनकी काफ़ी मदद की। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर तो आ चुका था, लेकिन वो मिसाइल्स नहीं थे जो न्यूक्लियर को इंडिया के दूरदराज शहरों तक निशाना बना सके। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के पास बेहतरीन मिसाइल्स थे, लेकिन न्यूक्लियर नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान को अपने नोडोंग मिसाइल्स के डिस्क दिए और बदले में डॉक्टर ए.क्यू. खान ने उन्हें यूरेनियम इनर्च करने के लिए सेंट्रीफ्यूजेस के ब्लूप्रिंट्स दिए। अक्टूबर 2006 में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला टेस्ट किया, जो इतना छोटा था कि लोग कहने लगे कि शायद यह माल फंक्शन कर गया है। लेकिन 2009 में जब किम इल संग बीमार पड़े तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरा और पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर धमाका किया। यह इतना खतरनाक था कि रिक्टर स्केल पर 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ। यूं नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर बनाने वाला दुनिया का सबसे आखिरी देश बन गया। पर क्या यह इस रेस का आखिरी घोड़ा था? शायद नहीं। हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब अगला नंबर ईरान का होगा। मगर इजराइल, जो मिडिल ईस्ट में अकेली न्यूक्लियर पावर है, वह ईरान पर हर तरफ से दबाव डाल रहा है। और अगर ईरान इसमें कामयाब हो गया तो सऊदी अरेबिया भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान कई बार कह चुके हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाया तो सऊदी भी पीछे नहीं रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।